हर घर में आई नो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन इंडिया अनुपमा किया अनुपमा। उसमें मेरा जो मैंने कैरेक्टर था वो मैंने इतने प्यार से निभाया। अच्छे एक्टर्स अच्छे सिंगर्स सॉरी टू से मतलब आई एम नॉट जो शब्द है वैसे भ ग व आ न ये 5 एलिमेंट्स हैं, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, उनसे ये शब्द बनाए भगवान। क्योंकि मैंने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं और बहुत सारे स्पिरिचुअल एनलाइटन सोल्स के साथ भी किए हैं। मुझे नेचर के बीच में बहुत अच्छा का नाम है पुंडरीक गोस्वामी, जो वृंदावन। उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया है। मुझे लगता है कि आपका जो है ना आपको इस जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा। You are like my Shiva family. मन है वही सब कुछ है। आपकी आत्मा से कोई आवाज आए तो आपको वो करना जरूर चाहिए। From music to acting, like your journey has been multi-dimensional. आजकल जैसे मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं कि लोग मेडिटेट करना है। मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग डील फॉर somebody like me or my family, you know. What was the turning point in your career when you felt Allah? खिलाड़ी 420 अक्षय, मैं और महिमा थे। उस शुरुआत की, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया और बॉम्बे when I used to see कि ऐसे लगता था कि बिल्कुल रियल है। मुझे तो अभी लगता है कि मेरी शुरुआत भी नहीं हुई है एज एन एक्टर। One of the honest person I know, masculine, एक ऐसी चीज लोग दिखाते हैं कि men should not show emotion. अगर ऐसी कोई चीज होती तो How do you balance your spiritual side, being in this glamour world, being in acting, music, and then equally into spirituality? How do you balance that? See, I think spirituality or feeling the conscience within you is not something that you can just think and do. I think ये प्रारब्ध होता है एक तरह से। ये आपके कार्मिक जो आपका कार्मिक साइकिल होता है ना, जो आपके जीवन में, इस जीवन में नहीं, पिछले जन्म से चलता चला रहा है, जो आपके कार्मिक साइकिल का ये मुझे लगता है ये हिस्सा होता है कि आप कितने इवॉल्व्ड होंगे इन योर करंट स्टेट, या आपका जो जन्म चल रहा है इस वक्त, जो आप जिस जीवन को आप भोग रहे हैं इस समय, मुझे लगता है ये सारा प्रारब्ध है। तो अगर मैं जो मुझे महसूस होता है या जो मुझे फील होता है स्पिरिचुअली, जिस तरह से मैं कनेक्ट करता हूँ भगवान से, और भगवान का मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब भगवान जो शब्द है वैसे भ ग व आ न ये 5 एलिमेंट्स हैं, जो नेचर के 5 एलिमेंट्स हैं, उनसे ये शब्द बना है भगवान। बट मुझे लगता है कि मैं हर उस एलिमेंट से उतना ही कनेक्टेड हूँ। मुझे नेचर के बीच में बहुत अच्छा लगता है। जैसे नेचर में जब मैं जाता हूँ तो अगर मैं पहाड़ों में हूँ तो पहाड़ों की हरियाली, वहाँ के पेड़, वहाँ की नदियाँ, वहाँ का पानी, ओस की बूंदें, आसमान, हवा, वहाँ पे अगर आग भी जलती है तो उसकी भी तपिश अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इन सब चीज़ों से मैं एक अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ। और शायद यही वजह है कि मैं भगवान से भी एक अलग तरह से कनेक्ट करता हूँ। और ये मुझे लगता है ये प्रारब्ध है। ये मैंने कोई ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने किसी किताब को खोला, उसमें एक चैप्टर पढ़ा और अचानक मैं स्पिरिचुअल हो गया। तो मुझे लगता है कि प्रारब्ध तो है ही है ये। और मुझे लगता है ये आपके एवोल्यूशन की जर्नी का हिस्सा होता है और आप इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में जैसे जैसे आपका एवोल्यूशन होता है, मुझे लगता है जैसे जैसे आप जैसे एक धर्मगुरु हैं, अभी उनसे मैं, शायद आपने भी सुना होगा उनका नाम है पुंडरीक गोस्वामी, जो वृंदावन। बहुत 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 अच्छी मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। उनके साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया है अच्छा और अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत बार, वृंदावन तो बहुत सालों से हम अच्छे से मेरे बड़े जुड़े अच्छे हैं। मित्र हैं। अब की बार आए हुए थे तो मैं मतलब ऑब्वियसली वो आए थे तो फोन आए उन लोगों के, तो मिलने के लिए मैं गया ही। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहें कि मैं आया हूँ आइए मिलिए तो मैं ना जाऊं, तो मैं पहुंच गया उनसे मिलने के लिए।
और इस बार उन्होंने एक कमाल की चीज बोली। वो बोले कि अ, बोले भैया मुझे लगता है कि आपका जो है ना, आपको इस जन्म के बाद मोक्ष मिल जाएगा। पता नहीं वो हाँ। मेरा मेरे माथे को देख के बोल रहे थे कि आपका जो ये जन्म है इसके बाद आपको शायद मोक्ष मिल जाए। तो मुझे ऐसा लगा कि खैर ऐसा हो या ना हो ये तो भगवान जानता है, पर मुझे लगता है कि शायद मेरा एवोल्यूशन चल रहा है और सही तरह से चल रहा है। इसीलिए अगर किसी को इस तरह का भाव आया मन में कि हाँ, मोक्ष के बहुत करीब है, तो हो सकता है, क्या पता। और वो आपके चेहरे में, आपकी आंखों में, आपकी काइंडनेस में इतना ज्यादा दिखाई देता है। बिकॉज कहते हैं ना, अच्छे एक्टर्स, अच्छे सिंगर्स, सॉरी टू से, मतलब आई एम नॉट जजिंग, बहुत मिलेंगे, बट अच्छे इंसान, प्यारी सोल्स, वो बहुत रेयर हैं। सो आई truly feel that you're a very precious friend and precious person। जब आप बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, आपकी पोइट्री को पढ़ते हैं तो लगता है कि इट इज कमिंग फ्रॉम राइट फ्रॉम द सोल। और ये आपने बहुत अच्छा बोला कि भक्ति उन्हें ही मिलती है जिन्होंने पिछले जन्म में कहीं से छोड़ी है। तो मैं तो बोलती हूँ, यू आर लाइक माई शिवा फैमिली। शिवा ने मुझे इतने ब्यूटीफुल सोल से कनेक्ट कराया है। और मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी सुधांशु जी कि इतनी बिजी लाइफ, एक्टिंग भी, और आप म्यूजिक भी करते हैं, आपका बैंड ऑफ वॉइस, वी विल कम टू दैट ऑल्सो। तो आप क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं? आई नो नेचर से जुड़े हैं, आपने बोला कि आप बहुत ग्राउंडेड भी हैं। आई थिंक दैट्स द रीजन दैट यू आर वेरी ग्राउंडेड। बट व्हाट प्रैक्टिसेस डू यू फॉलो in terms of staying connected, like everyday practices? अ, मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं करता हूँ एक्चुअली, बिकॉज मुझे लगता है कि अम, आदमी का जो मन है वही सब कुछ है, इसी में सब पूरा ब्रह्मांड है। तो अगर आपके आपके विचार सही दिशा में चलते हैं ना, तो आपको कुछ अलग से बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपका मन करे कि आपको गुरुद्वारे में जाके दान करना है, या भंडारा करवाना है, या मंदिर में कुछ दान करना है, या ब्राह्मण को कुछ दान करना है, तो आप जरूर जाइए, वो कीजिए। जो भी चीज मन से आती है, अंतर मन से आपकी आत्मा से कोई आवाज आए, तो आपको वो करना जरूर चाहिए, क्योंकि उसे भगवान की आवाज मान लेना चाहिए। तो उसके अलावा मैं अपना जो रेगुलर जो पूजा पाठ होता है, जो जो सुबह उठ के जो मैं करता हूँ पूजा पाठ, वो और एक शाम को पूजा होती है छोटी सी मेरी, वो इतनी बहुत प्रोसेस वाली नहीं होती, छोटी सी होती है, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। तो इसके अलावा जब भी मुझे कुछ करना है, अगर स्पेशल जैसे कोई हवन करवा लिया घर में, या सपोज सुंदरकांड करवा लिया, या कभी जब ऐसे मन से आवाज आती तो वो करवा लिया, या रुद्राभिषेक कर लिया, तो इस तरह की चीजें कभी कभार जब मन करता है तो करता हूँ। अदरवाइज इसके अलावा जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, यानी जो हम लोग का जो आम जीवन है, सुबह उठना, रात में सोना, उसके बीच में अ, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी देर हम लोग जगे होते हैं या जाग रहे होते हैं, उतनी देर में मैं सिर्फ उतना करता हूँ जितनी मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। जो जिम्मेदारियां मुझे पूरी करनी होती हैं, जो मेरे कर्तव्य हैं, उनको मैं पूरा करता हूँ दिन में। और मुझे ऐसा लगता है कि मेडिट जो एक एक आदमी आजकल जैसे मेडिटेशन की बहुत बात करते हैं कि लोग मेडिटेट करना या स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि 99% लोगों को पता ही नहीं कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी है क्या, या दोनों में फर्क क्या है, या दोनों दोनों अगर जुड़े भी हैं तो किस प्रकार से जुड़े हैं। अब मुझे ऐसा लगता, मेरा ये मानना है कि जो एक आध्यात्मिक जो अध्यात्म है ना, वो आदमी के अंदर रह सकता है किसी भी जगह पे। यानी आप आध्यात्म, यानी अगर स्पिरिट से, अपनी अंतरात्मा से, अपने कॉन्शियसनेस से अगर जुड़े हैं, तो वह आप अगर नाइट क्लब में खड़े हैं तो भी जुड़े रह सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जो कि बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर उनके बीच में भी अगर आप बैठे हैं, तो भी आप मेडिटेटिव स्टेट में हो सकते हैं, अपने कॉन्शियस से जुड़े रह सकते हैं। तो
मुझे लगता है कि आई डोंट नो हाउ बट आई थिंक समथिंग मस्ट हैव happened within me or when I was when I was on this journey very aggressively long back to get to a certain state. मुझे लगता है कि मैं ऐसे स्थान पे पहुंच चुका हूँ मानसिक रूप से जहां मुझे लगता है कि मैं कॉन्स्टेंटली एक मेडिटेटिव स्टेट में रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली अंडर कंट्रोल रहता हूँ, कॉन्स्टेंटली बहुत कॉन्शियस रहता हूँ और मैं कहीं भी रहूं, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे वो फन वाले स्पेस में हो, या हम कहीं बहुत शोरगुल में बैठे हों, जहाँ बहुत हल्ला हो, बहुत लाउड म्यूजिक हो, वहाँ पे भी मैं अपने कॉन्शियस स्टेट से बहुत जुड़ा रहता हूँ। तो मेरा कांस्टेंट, आई थिंक आई सी एवरीथिंग, मैं उस मोमेंट में भी होता हूँ और मैं एक ऑब्जेक्टिव व्यू के साथ भी उसी स्टेट में मौजूद रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्टेट है जो मैं अचीव कर चुका हूँ और मेरे लिए ये जो मेडिटेटिव स्टेट है वो कांस्टेंट है, वो मेरे एग्जिस्टेंस का हिस्सा बन चुकी है। तो ऐसा नहीं कि मैं दिन में कोई ऐसी प्रैक्टिस करता हूँ कि मैं 1 घंटा आंखें बंद करके बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं मुझे। आई थिंक आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली इन अ मेडिटेटिव स्टेट। That is your lifestyle. You live a meditative lifestyle. That's the most important thing. आई थिंक आई एम कनेक्टेड विद माई कॉन्शियस, जो अपनी आत्मा है, अपनी अंतरात्मा, उससे मैं जुड़ा रहता हूँ और जुड़ा ही हुआ हूँ। तो वो एक आपके जीवन का एक कांस्टेंट हो जाता है कि आप अगर उससे जुड़ गए हैं तो आप जुड़े हुए हैं, तो फिर आपका एग्जिस्टेंस एक थोड़ा सा अलग हो जाता है, एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस। Absolutely. So that's why, I feel it's not just a friendship. I learned so much from you every day. Like, you're such a divine person. So Sudhanshu ji, मुझे ये बताएं कि from music to acting, like your journey has been multi-dimensional. What inner calling guided you from being part of a boy band to becoming a successful actor? So let me rephrase the question. Or maybe just answer your question, because uh, the sequence of things started from modeling. I was a model. I started as a model in 1994 when I was still a teenager, Wow. and I started as a model, and I with my first campaign I became the like the one of the number one faces in the country. It was a suitings campaign, and my print ad had come out in the center spread of Time magazine. So it was a very very big deal for somebody like me or my family, जो एकदम मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, टिपिकल जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, नौकरी पेशे वाले होते हैं, वहां से उठ के, और जहां हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस फील्ड से हमारा कोई लेना देना था ही नहीं, किसी का भी, यू नो एंड मैं फौज में जाने की तैयारी कर रहा था, आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था। तो Wow. ऐसा ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब प्रारब्ध प्रारब्ध है कि हम क्या सोचते हैं और क्या होता है, कहाँ आ जाते हैं, ये सब प्रारब्ध है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता। तो मैंने मॉडलिंग से शुरुआत की, फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, और बॉम्बे आने के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की थोड़े टाइम के बाद। आई कंटिन्यूड एज अ मॉडल, बट देन आई बिकेम एन एक्टर and I acted for a bit, and then in 2002 is when I I was launched as a part of the boy band, right? तो ये तब तक मैं एक्टिंग करियर अपना शुरू कर चुका था। मेरे 2 शोज, मेरे एक फिल्म रिलीज हो चुकी थी मेरी, खिलाड़ी 420। अक्षय, मैं और महिमा थे उसमें। वो फिल्म रिलीज हो गई थी, एज आई वाज लॉन्च्ड एज अ पैरेलल लीड विद अक्षय कुमार इन दैट फिल्म, एंड महिमा चौधरी वाज द हीरोइन। एंड मैंने एक बी आर चोपड़ा साहब के साथ एक शो किया था, और एकता का जब बालाजी उस वक्त लॉन्च हुआ था तब मैंने वो किया था। एक शो था, नाम कन्यादान था शो का, तो मैंने उससे शुरुआत की थी एज एन एक्टर। वहां से मेरी शुरुआत हो चुकी थी, पर उसी बीच में ये बैंड का फॉर्मेशन हुआ, एंड देन फॉर 3 years, 3.5 years I was with the band continuously, and I kept doing my job as an actor come singer, but I was singing most of the time during those 3.5.
और फिर देन आफ्टर 3.5 years आई थिंक आई हैड ऑप्टेड आउट ऑफ द बैंड एंड देन आई गॉट बैक टू माई एक्टिंग अगेन. और आपने इतने बड़े बड़े, मतलब फेमस हर घर में, आई नो व्हेन आई यूज्ड टू बी इन इंडिया, अनुपमा, अरे मेरी दादी, मेरी मतलब बहुत सारे फैमिली मेंबर, दे यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट। हम्म. और आपने वो इतना डीप रोल प्ले किया। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन यंग बच्चों के लिए जो इसमें एक्टिंग में, मॉडलिंग में या सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज एन सच एन एक्सपीरियंस सक्सेसफुल पर्सन? क्या आप उन्हें, क्या कैसे शुरुआत करें वो बच्चे? व्हाट गाइडेंस वुड यू लाइक टू गिव इट टू दोज किड्स? uh, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट सवाल होता है ये, बिकॉज आई थिंक गाइडेंस तो मैं सिर्फ एक ही दे सकता हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ भी करना है तो उसके लिए दो तीन बहुत की चीजें होती हैं. एक होती है मेहनत, दूसरी पेशेंस, जी। और तीसरी चीज है परसिवियरेंस. तो ये तीनों चीजों की आपको जरूरत होती है दुनिया में कुछ भी अचीव करने के लिए, है ना. तो जी। आप मेहनत कीजिए, आप पेशेंस रखिए, और आप उस चीज को परस्यू कीजिए जब तक आप अचीव ना कर लें. और इन सब चीजों में एक चीज कॉमन होती है, वो अपने टैलेंट पे काम करते रहना, अपने स्किल को बहुत ज्यादा पॉलिश करना. जितना आप सीख सकते हैं आप सीखते रहिए, क्योंकि कब आपके दरवाजे पे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आके ऐसे खटखटाए, कुछ पता नहीं है. लेकिन जब वो मौका खटखटाए, उस वक्त आपको 100% रेडी रहना चाहिए. वरना अ, अगर आपने दरवाजा खोला, सामने मौका है और आप रेडी नहीं है, तो वो मौका फिर कहीं दूसरे दरवाजे पे जाके खटखटाएगा. I know. That's such a beautiful message to all the talented people. So, Ashlajiri, you had a very long, successful career with array of the things. What was the turning point in your career when you felt aligned with your soul purpose? कि ये मेरा soul purpose है और मैं अभी अ, इतना यंग एज में, मतलब आपको इतना सक्सेस मिला, आप टाइम्स के कवर पे आ गए, मॉडलिंग में, फिर एक्टिंग में, फिल्मों में भी, और टॉप चार्ट में, मतलब जो टीवी सीरियल्स भी रहे हैं वो मतलब बिल्कुल टॉप में। तो इतना सक्सेस को पाने के बाद इतना हम्बल रहना और ये सोचना कि कौन सा पॉइंट था ऐसा टर्निंग जब आपको लगा कि बस आई हैव नाउ अलाइंड विद माय सोल पर्पस, दिस इज माय सोल कॉलिंग? आई थिंक somewhere along the line, I think I realized at an early stage that acting was actually my true calling. Uh, I think as an actor, I have realized that maybe my spirituality, my connection with my own conscience and my consciousness um is a part of my journey as an actor. बिकॉज एक्टिंग एक ऐसा काम है जो बहुत ही मुझे लगता है कि मेडिटेटिव और स्पिरिचुअल काम है, क्योंकि ये आपके भाव से जुड़ा हुआ है. जब आप जी। परफॉर्म करते हैं, कोई भी चीज आप परफॉर्म करते हैं, तो जो आप महसूस कर रहे हैं उसकी गहराई कितनी है, उस पे डिपेंड करता है कि आपसे ऑडियंस कितनी गहराई से कनेक्ट होगी. जी। तो अगर आप उस भाव को उतनी गहराई से महसूस करेंगे तो उतनी गहराई से ऑडियंस भी आपकी महसूस करेगी. मेरे लिए अच्छा एक्टर वो होता है जो, जिसको जब मैं देख रहा हूं ऑन स्क्रीन, तो जब वो अगर अगर वो रो रहा है तो उसके साथ मैं भी रो जाऊं. यानी वो एक्टर कमाल का एक्टर है, क्योंकि उसका भाव मैं महसूस कर रहा हूं. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा वेरी इट्स अ वेरी डीपली स्पिरिचुअल प्रोसेस. इट्स अ वेरी डीपली स्पिरिचुअल प्रोफेशन, आई वुड से, बिकॉज एक्टिंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है जिसका कोई मतलब जिसको
जिसको एक्सप्रेस करने का कोई लिमिट नहीं है, कोई उसकी डेफिनेशन नहीं है। आप कैसे महसूस करेंगे और कैसे महसूस कराएंगे उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो ये एक ब्रह्मांड की तरह है, आप जितना उसमें अंदर गहरा जाएंगे उतनी नई नई चीजें आपको मिलती चली जाएंगी, उतना डिस्कवर आप करेंगे। तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए ये मेरी ट्रू कॉलिंग थी कि मैं एक एक्टर बना। और मुझे तो अभी लगता है कि मेरी शुरुआत भी नहीं हुई है एज एन एक्टर। मुझे अभी बहुत अचीव करना है, क्योंकि मैंने अपने करियर में बहुत सारे डिटूर लिए हैं। तो मैंने कभी भी बहुत कंसिस्टेंटली कोई चीज़ एक नहीं की। बट थैंकफुली मैंने इतनी चीज़ें कर ली कि लोग हर उस चीज़ से पहचानते हैं मुझे जो जो मैंने की। बट द वन consistent thing that I would want to continue and do is my job as an actor। अभी जैसे मैंने एक शो किया अनुपमा, उसमें मेरा जो मैंने कैरेक्टर था वो मैंने इतने प्यार से निभाया उसको कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया, उससे बहुत अटैच भी हो गए, उसको बहुत गालियां भी देते थे, गुस्सा भी करते थे, गुस्सा भी करते थे। बहुत ज़्यादा। तो बड़ी नफरत आती थी उस कैरेक्टर के लिए। बट वो नफरत आई तभी मुझे लगा कि ये कैरेक्टर काम कर रहा है, बिकॉज अगर नफरत नहीं आती तो मतलब मेरा कैरेक्टर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि यस। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसको इस तरह से पोर्ट्रे करूं कि लोगों की मतलब अंदर से वो हिल जाए एकदम, कि उनको तकलीफ अंदर तक महसूस हो। तो मैंने वही आई वाज सेइंग इवन समथिंग। आई कुड फील दैट तकलीफ, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू सी कि ऐसे लगता था कि बिल्कुल रियल है। यू आर सच अ मैसिव fan following globally, and so humble of you to say, that's what makes you grounded. How do you prepare yourself for such deep roles जो बिल्कुल सामने वाले के दिल में जाके छूते हैं कि ये तो पर्सन ही ऐसा है, and despite of being such positive, spiritual, humble, kind person, portraying negative roles so effortlessly on screen, how do you prepare yourself for the process? Actually, you know what, Anjali, I never prepare myself, because Really? like I said, um, my I'm very instinctive. My intuitions and my instincts are my biggest weapons, and that's why I was talking about भाव महसूस करना। मुझे लगता है कि एक्टिंग जो है वो टेक्निकल कभी हो ही नहीं सकती है कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कमरा बंद करके बैठे हुए हैं, आप डायलॉग पढ़ रहे हैं 50 बार। मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं। Wow. इनफैक्ट फॉर मी व्हाट हैज ऑलवेज वर्कड इज, और ये सभी लोग खैर मेरे सेट पे भी जानते ही थे कि मैं लाइंस मेमोराइज करने में मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। तो मैं मुश्किल से एक या दो बार अगर मैंने पढ़ भी लिया सीन, तो लाइंस मेरी हो जाती थी। मेरे लिए जानना ये जरूरी होता था कि वो जो हम सीन कर रहे हैं उस सीन की सिचुएशन क्या है, क्या सिनेरियो है, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके आगे क्या होने वाला है, उसके पहले क्या हुआ है। मेरे लिए वो समझना बहुत ज़रूरी होता था। और मुझे सिर्फ उसका बैकग्राउंड अगर समझ में आ जाए कि इस सीन के पहले क्या हुआ है और इसके आगे क्या होने वाला है, तो मुझे ये पता था कि ये किस चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी है मुझे और किस तरफ ले जाना है। बस इतना मुझे अगर समझ में आ जाता था तो मैं उसको अपने अपने हिसाब से कर लेता था। और आई थिंक दैट इज हाउ आई फंक्शन। आई डोंट प्रिपेयर टू मच, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपेयर करने से चीज़ें बहुत टेक्निकल हो जाती हैं और मुझे लगता है कि वो फिर बहुत आर्टिफिशियल भी हो जाती हैं। और Yes, वो organic touch निकल जाता है, and that's what I feel in your acting, your voice when you sing for your fans on your social media. Like it's not prepared; it's just organically मेरा happening. मतलब मैं मुझे ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में आया तो मैं एकदम से खड़े होके मैंने रिकॉर्ड करके गा के डाल दिया। तो मेरा मेरा हमेशा ये होता है, और सीन्स में भी मैं ऐसे ही करता था। और मेरा क्या, उसमें भी इम्प्रोवाइजेशंस कभी कुछ ऐसा होता है कि अ, कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ सीन के बीच में, जैसे एक्टर्स सारे प्रिपेयर करके आते हैं, अपनी लाइंस वगैरह प्रिपेयर करके आते हैं, और वो अपनी लाइंस बिल्कुल
टू द पॉइंट बोल रहे होते हैं, और अचानक उस बीच में मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ कि वो सडनली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो दे वुड समटाइम्स, यू नो, इफ इन द मिडल ऑफ द सीन आई वुड टेक अ लाफ्टर, एंड दो तीन बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ इनफैक्ट, कि मैंने अचानक वो कुछ सामने वाले एक्टर ने बोला और उसके बदले में मुझे कुछ अपनी लाइन बोलनी थी, तो वो लाइन से पहले अचानक मैंने लाफ्टर ले लिया, तो वो सामने वाला भी हंसने लगा, उसको लगा कि मैं भूल गया हूँ लाइन या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मुझे तो कट करना पड़ता। तो मैं कहता था, अरे नहीं भाई, मैं वैसे मैं हंसा हूँ बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ माय रिस्पॉन्स टू यू, दैट इज हाउ आई वांटेड टू रिस्पॉन्ड टू यू। तो वो बहुत सारी कई बार ऐसी चीजें होती थी जिसमें वो कंफ्यूज हो जाते थे, और डायरेक्टर तो समझ जाता था कि मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले एक्टर को कई बार नहीं समझ में आता। तो मेरा ये मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें ऑर्गेनिक होती है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। You know, I जो learned something from you. Like, I don't need this with people like you. It has to be organic conversation. आई थिंक आपने मुझे कुछ भेजा था लिख के कि आपने नहीं पढ़े, मैंने पढ़ा है, मैंने खोला भी नहीं हो, तो मुझे लगा था कि मुझे मैं पता है। आई नेवर डन दैट एक्चुअली, बिकॉज मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक, यू मस्ट हैव सीन माय इंस्टाग्राम पोस्ट ऑल्सो, एक मैंने रील डाली थी जिसमें वो वी टॉकिंग अबाउट आवर किड्स एज फादर्स। अभी अभी तीन चार दिन पहले डाला था मैंने। That gentleman is also from the US, and he came back to Bangalore, and so he started this Dad Sense podcast, where dads are talking about their fatherhood and how so he wanted to talk to me, and he also told me, he asked me, so every podcaster says, sir, मैं आपको questions भेजूं, आपको पहले से क्या questions हैं वो मैं आप, so I always tell them, please don't send me anything at all. I don't even want to know what you want to talk about, because it will kill the whole conversation, because if it's not natural, if it's not organic, I won't like it, I won't enjoy it, and there would be no fun in having a chat, right? So that is why I didn't read what. I have no words to express like how many things I resonate with you. I connect with you, the way you speak, how much grounded, और कितना आप रियल पर्सन हो, बिकॉज इस भीड़ में, इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और बहुत सारी सोल्स के बीच में कुछ रेयर सोल है जिनकी आंखों में, बातों में, सोल में सच्चाई दिखती है, एंड यू आर वन ऑफ दैट, एंड आई विल से दैट ओवर एंड ओवर। और मैं तो आपकी सबसे बड़ी, सोशल मीडिया पे आपके कोई पोस्ट नहीं होंगे जिसपे मेरे कमेंट्स या लाइक नहीं होंगे, बिकॉज दिस इज हाउ आई लाइक टू रेसिप्रोकेट माई एनर्जी विद माई फ्रेंड्स, एंड आई फील you're one of the honest person I know. And emotions, you speak about it openly. That's what I like about you. एंड मैं आपसे ये पूछना भी चाहूंगी सुधांशु जी कि ये मैन लाइक मैस्कुलिन एक ऐसी चीज लोग दिखाते हैं कि मैन शुड नॉट शो इमोशन, दे शुड नॉट क्राई, दे शुड नॉट emotionally connect with people, and this industry especially, and I'll openly speak, it's a very cutthroat industry. They don't connect with people they work with, or maybe build friendship just to use them. They don't connect emotionally. So what is your say on that कि कितना जरूरी है एक masculine energy को भी इमोशनल होना और इमोशनली कनेक्ट करना अपने आसपास के लोगों से? मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं ना कभी भी इतना सोचा ही नहीं कि यार मुझे मेरी मैस्कुलिन, एंड जब जैसे जितने भी मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो सब जानते हैं कि मैं कैसा हूं, है ना। उनको पता है कि तो मेरी एक लाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसकी भक्ति है उसकी शक्ति है ना। तो मैं बहुत शांत हूँ, यू नो, बहुत पीसफुल हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, अब नहीं आता, लेकिन अ, जिसकी मैं भक्ति करता हूँ वो भी वैसे ही है, लेकिन उसकी तीसरी आंख भी है, वो भी खुलती है, लेकिन वो जब खुलती है तो फिर वो अलग तरह के लेवल की चीज पे खुलती है, और फिर वो अलग तरह का डैमेज भी होता है, राइट। तो मेरा ये मानना है कि जो इंसान जिसकी भी भक्ति करता है ना, उसकी शक्ति उसमें आती है।
अगर आप बजरंग बली के सच्चे भक्त हैं तो आपके अंदर वैसी शक्ति होगी। अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपके अंदर वैसी ऊर्जा होगी जैसी भगवान कृष्ण की है, बिकॉज आप उसी ऊर्जा की तो प्रार्थना कर रहे हैं, उसी वही आप में उतरने लगता है धीरे धीरे। वही ऊर्जा आप में आती है। तो वही ऊर्जा मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी है, और मैं आई एम एज अल्फा एज anybody can imagine a man to be, right? But at the same time मैं ऐसा हूं कि मैं अगर आई गिव यू एन एग्जांपल। एक बार बहुत पहले की बात है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स, ऐसे तो बहुत है। हम्म। आई थी हे बेबी। हे बेबी हम लोग देख रहे थे थिएटर में बैठ के, हम्म। और उसमें एक सीन था जिसमें फरदीन, रितेश और अक्षय जाके वो बेबी को टोकरी में एक सुपरमार्केट के बाहर छोड़ाते हैं, है ना, और उसके बाद चले जाते हैं और खूब गाना वाना गा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ये सब हो रहा है। अचानक वहां बिजली कड़कती है, बारिश वारिश होती है। तो ये सब करते करते अचानक उनको ध्यान आता है कि अरे यार बारिश हो रही है, एंड दे रियलाइज कि वो बच्चे को बाहर, बेबी को बाहर छोड़ के आए थे, राइट? So they rush to that place, and then cut to they stand there and see the basket of that kid, वो baby was there, और बेबी इतना डूबा हुआ था पानी में, और बेबी बिल्कुल ब्लू पड़ चुका था एकदम, एंड बेहोश, राइट? वो जब शॉट मैंने देखा तो मैं इतना रोया हूं थिएटर में बैठ के, कि मेरा रोना रुक नहीं रहा था, मैं फूट फूट के रो An रहा था। actor is crying who हाँ, knows the yes, process behind the scene. यस। सो दैट इज वाई समटाइम्स क्या होता है, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इतना ज्यादा बुरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं, आपको इतना जकड़ लेते हैं वो अपने आप में, कि उससे निकलना मुश्किल होता है। तो मैं जानते हुए भी कि ये रियल नहीं है, आई वॉज हाउलिंग माई वे आउट। तो मैं इतना रोया हूँ, इतना रोया हूँ, इतना। और तो दैट इज हाउ आई एम, कि भाई अगर कोई इमोशनल चीज है या कोई ऐसी चीज है, तो मेरे अगर आंसू गिरेंगे तो वो तो गिरेंगे, तो वो कहीं पे भी गिर सकते हैं, तो मुझे रोना आ जाता है जहां पे अगर ऐसी ऐसी कोई चीज होती है तो मैं रोता हूँ। आई डोंट हाइड इट। मैं ये नहीं करता हूँ कि यार अरे यार मैं तो मर्द हूं, मैं तो ये हूं, तो मुझे रोना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे रोना आता है, मैं रो देता हूँ, और मुझे हंसी आती है, मैं हंस देता हूँ। हाँ, अगर गुस्सा आता है तो मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, बिकॉज वो एक ऐसा भाव है जिसको हमें कंट्रोल करना चाहिए, है ना? कुछ ऐसे भाव ये होते हैं सीखना है मुझे आपसे। ये सीखना है मुझे आपसे। नहीं, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसे भाव होते हैं जिन्हें हमें खुल के एक्सप्रेस करना चाहिए, करेक्ट?